चलिए भी आज आपका सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऑडिट प्रैक्टिस। ऑडिट की प्रैक्टिस में सबसे पहले क्वेश्चन इन्होंने आपका दिया हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट। हमने कल ऑडिटिंग पढ़ लिया था, उसके हमें फ़ायदे क्या होते हैं। कोई पॉइंट अपनी तरफ से लिखने हो, जैसे इन्होंने तो पैराग्राफ बना दिए लेकिन कोई पॉइंट क्लियर नहीं किए हैं भी ऑडिट करने के हमें फ़ायदे क्या होंगे, क्या क्या लिख सकते हैं अपनी तरफ से। अगर हमें पॉइंट बना के क्वेश्चन आ गया 10 नंबर में तो क्या पॉइंट बनाओगे। लिखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस। ऑडिट करवाने से हमें क्या बिजनेस की ट्रू और फेयर वैल्यू का पता लग जाता है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, हेल्प इन रेज टू फंड्स। हेल्प इन रेज टू फंड्स। मान लीजिए कंपनी को कहीं पे पैसे की जरूरत पड़ती है, बाहर से किसी बैंक से लोन लेना है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है, तो हमारी जो ऑडिटेड रिपोर्ट होंगी हम उनको दिखा के इजीली बेस पे लेते हैं। अगर रिपोर्ट्स ऑडिट वाली है ही नहीं तो इतनी जल्दी कहीं से भी लोन नहीं मिलता। हाँ, कोई जान पहचान वाला लोन दे दे तो दे दे, लेकिन फिर वो टाइम पीरियड के लिए नहीं मिलता, क्योंकि मोस्टली कंपनी में अगर लोन चाहिए तो कम से कम 10 साल या 15 साल के लिए लोन लेती है कंपनी। पहले ऐसे तो नहीं है भी 5-10 दिन के लिए लोन ले लिया और 5 दिन तो वापिस कर देंगे पैसा, ऐसा कुछ होता है। थर्ड पॉइंट लिखिए, हेल्प इन रिसॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन लेबर यूनियंस एंड कंपनी। हेल्प इन रिसॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन लेबर यूनियन एंड कंपनीज। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें काफ़ी डिस्प्यूट चलते रहते हैं, लाइक बोनस के रिगार्डिंग या सैलरी इंक्रीमेंट के रिगार्डिंग, या कई बार ऐसा होता है कोई इंसेंटिव के रिगार्डिंग। कंपनीज बोलती हैं हमें जितना प्रॉफिट हुआ हमने आपको उतना पैसा दे दिया है, लेकिन फिर भी लेबर यूनियन वाले कुछ ना कुछ कहते हैं नहीं, कंपनी दिखा रही है, या कुछ छुपा रहे हैं या कुछ हाइड कर रहे हैं। तो उस टाइम पे एनुअल ऑडिट जो रिपोर्टमेंट होंगी आपकी वो दिखा के उनको फ़ायदा मिल जाता है। उसके अलावा कोई आपको जो लगता हो कोई पॉइंट हम लिख सकते हैं। हेल्प इन फॉर्मुलेशन बेस्ट पॉलिसी फॉर बिजनेस। कंपनी में हमने किसी भी प्रकार की कोई पॉलिसी लगानी हो, मान लो कोई कंपनी हर परमानेंट लॉस में जा रही है, हमने कोई डिसीजन लिया है, तो जब तक हमें प्रॉपर एक्चुअल बिजनेस की रिपोर्ट पता ही नहीं होगी तब तक हम क्या पॉलिसी लगाएंगे। तो ऑडिटेड रिपोर्ट इसमें भी हेल्प करती है। जैसे हमारे पास बिजनेस की ट्रू पिक्चर आ जाती है तो उसका फायदा हमें होगा, कोई भी पॉलिसी हमें लगानी तो हम इजीली बेस पे लगा सकेंगे। हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स और रिमूवल ऑफ मैनेजर एक्सेट्रा। 3-4 पॉइंट इकट्ठे ही हम बना सकते हैं। ऑडिटिंग रिपोर्ट्स हमें ये भी फायदा देती हैं कि इस बंदे की कितनी सैलरी हमने सेट करनी है, क्योंकि एज पर परफॉर्मेंस हमें पता लग जाता है। कोई मैनेजर हम रख रहे हैं या फिर मान लो कोई डायरेक्टर कंपनी में आया है या फिर कोई हमारा अलग से पर्सन हमें लगता है सेक्रेटरी हमने वगैरह भी रखे हैं, तो उसमें से हमें ये देखना होगा कि किस बंदे की परफॉर्मेंस है, उसकी कितनी हमने सैलरी सेट करनी है, या किसको अपॉइंटमेंट करना है या किसको हमने हटाना है। तो ऑडिटिंग रिपोर्ट से हमें ये भी पता लगता है। हेल्प इन डिटेक्ट द फ्रॉड। ऑडिट रिपोर्ट से हमें क्या है, जितने प्रकार के फ्रॉड कंपनी में होते हैं वो भी हमें फाइंड करने में हेल्पफुल है। हेल्प इन अचीव द कंपनी ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हेल्प इन अचीव द कंपनी ऑब्जेक्टिव। कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग में जब कंपनी स्टार्ट होती है उनके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो हर साल ही वो कुछ ना कुछ न्यू टारगेट लेके चलते हैं। जब तक कोई कंपनी की पिछले साल की बैलेंस शीट बनेंगी, ऑडिट रिपोर्ट्स होंगी, उसके बेस पे ही अगले साल के हम जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने कोई टारगेट बनाए होंगे। जब हमें पहले की परफॉर्मेंस पता होगी तो हम आगे की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। हेल्प इन हेल्ड दी एनुअल जर्नल मीटिंग। कंपनी में अगर आपका ऑडिट रिपोर्ट्स बने हुए हैं
तो ऑडिट रिपोर्ट्स कंपनी में उतनी ही जल्दी एनुअल जर्नल मीटिंग रखने में हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि हमने लास्ट सेमेस्टर में ही शायद पढ़ा था भी एनुअल जर्नल मीटिंग कंपनी में हर साल होती है। वो हर साल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कि हम 15 महीने के अंदर नहीं करवाएं, इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट बनी नहीं होंगी, कुछ हमें डाटा पता ही नहीं होगा, तो हम क्या जनरल मीटिंग रखेंगे। जनरल मीटिंग का एजेंडा क्या होता है कि जब तक हमारे पास रिपोर्ट्स होंगी तो हम आगे के जो डिस्प्यूट्स होंगे या कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रिसॉल्व किया जाए। तो ऑडिट रिपोर्ट्स जितनी जल्दी बने उसमें फ़ायदा होता है कि जनरल मीटिंग भी जल्दी जल्दी हो जाती है। तो ये पॉइंट थे आपके पास जो आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट में आते हैं। 7-8 पॉइंट हो ही गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ सकता है, जर्नल एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रैक्टिस, या इसको गैप भी कई बार बोल देते हैं। जब भी कोई ऑडिट हमारी कंपनी में होता है उसके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारी ऑडिट में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास रिक्वायरमेंट में है, इन्वेस्टर कंसिडरेशन। जब भी किसी कंपनी में आपने ऑडिट करवाना है या ऑडिट होना है, जिन लोगों ने पैसा लगाया उनका सहमति होना जरूरी है। अगर उन लोगों की सहमति है ही नहीं तो ऑडिट किसी काम का नहीं होता, क्योंकि जब ऑडिट होगा रिपोर्ट्स बना के सबसे पहले कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ही दी जाती है। उनको अगर लगता है कि नहीं ऑडिट बिल्कुल सही तरीके से नहीं हुआ, या जो बंदा करने वाला है वो प्रॉपर सेटलमेंट नहीं है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन्वेस्टर की कंसिडरेशन होनी चाहिए। मतलब कि जो कंपनी में शेयर होल्डर्स होंगे, जो भी उनको लगता है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट बिल्कुल काम सही चल रहा है, तो उसके बेस पे ही फिर ऑडिट आगे करवाते हैं। अगर उनकी सहमति नहीं होगी तो किसी कंपनी का ऑडिट जो है वो वैलिड माना ही नहीं जाता। सेकेंड उन्होंने लिखा है स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट। स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट मीन्स सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ें हैं वो क्या हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा है बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और जो जो एंट्रियाँ आपने उसमें पास की हुई हैं, चाहे वो कैश की हैं, चाहे उधार की हैं, चाहे परचेज हैं, सेल हैं, वो सारी एंट्रियाँ और प्लस उनका जो रिकॉर्ड जैसे कि बिल हो गए या रिसिप्ट्स वगैरह होगी, वो सभी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। किसी भी कंपनी में कोई ट्रेडिंग का काम कर रही है, चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, अगर ये चीज़ें अवेलेबल हमारे पास नहीं होंगी तो कोई भी कंपनी आगे काम नहीं कर पाती है। गेट ओपन करता हूँ। उसके बाद लिखा है भी हमारे पास कंपनी की जितनी लायबिलिटीज हैं या रिजर्व हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो कोई कंपनी काम नहीं कर पाएगी आगे। मीन्स ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है। उसके बाद लिखा है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब भी कोई कंपनी में ऑडिटेड होता है तो पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी होती है वो भी ऑडिट होनी चाहिए। मान लो पिछले साल की, ये नहीं कि पिछले साल के डाटा कुछ भी नहीं है, जो कंपनी पर हर साल ऑडिट करवा रही है तो उनकी हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ऑडिटेड होनी चाहिए। वो ऑडिटेड भी किससे होनी चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि कोई बंदा जिसने सीए की हो उसके पास ही ऑडिट होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होनी चाहिए। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। जब भी किसी कंपनी में ऑडिट हो रहा है, जब कोई ऑडिट की प्रैक्टिस होने जा रही है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट भी होनी चाहिए ऑडिटर। विदाउट ऑडिटर कोई भी कंपनी ऑडिट नहीं कर सकती। जो कंपनी में ऑडिट करने वाला ऑडिटर होता है उसकी अपॉइंटमेंट अलग अलग बेस में अलग अलग कंपनी के हिसाब से है। सबसे पहले जो कंपनी फर्स्ट कंपनी है, जो कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर होगा, वो क्या है, कंपनी के जो मेन डायरेक्टर होते हैं वही हायर करते हैं। अगर मान लो कोई कंपनी जिसकी 51% से ज़्यादा शेयर जो है गवर्नमेंट कंपनी है, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट खुद हायर करती है, गवर्नमेंट के द्वारा ही ऑडिटर हायर किए जाते हैं। वो कंपनी से बाहर के ही पर्सन होते हैं। गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है कि हमने कौन से पर्सन से ऑडिट करवाना है। वही खुद उसको लगा भी सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी जिसमें 51% से ज़्यादा मतलब शेयर नहीं है गवर्नमेंट के, कोई सबसाइड कैपिटल है जिनका मतलब 25% से ज़्यादा कंपनी की कैपिटल जो है लोगों ने बाहर से ही ली हुई है, तो वहाँ पे शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, तब जाके ऑडिटर हायर होता है। विदाउट शेयर होल्डर की परमिशन से कोई भी ऑडिटर कंपनी में हायर नहीं होगा। ये थे आपके मेन पॉइंट जो आपका ऑडिट करने के लिए ज़रूरी है। मतलब जनरल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल भी हम बोल सकते हैं, या फिर इनको गैप भी बोल सकते हैं। कोई भी कंपनी अगर ऑडिट करवा रही है उसके लिए कौन से पॉइंट्स मेन ज़रूरी है। एक क्वेश्चन आपको जैसे 2-2 नंबर में आ सकते हैं, टैक्स ऑडिट या फिर कॉस्ट ऑडिट। सबसे पहले टैक्स ऑडिट की बात करते हैं। टैक्स ऑडिट का मतलब क्या हो गया? सिर्फ कंपनी में टैक्स की वैल्यू का ही ऑडिट किया जाता है। हर एक कंपनी जो सेल परचेज का काम कर रही है या इनकम टैक्स उन्होंने जमा करवाया है, कई बार उसके ऊपर ही केस लग जाता है। अगर केस लगेगा तो जो बंदे बाहर से केस चेक करने आएंगे तो वो बोलेंगे हमें अपने टैक्स का ऑडिट दिखाओ, तो हमें वो टैक्स की रिपोर्ट्स अलग से दिखानी पड़ेंगी। जितनी सेल परचेज हुई, जितना हमने टैक्स फिल किया। कई बार कुछ क्या पार्टीज क्या करती हैं, अमाउंट्स कुछ और रेट पे टैक्स आया, सेल कुछ और पे करती है। आज के टाइम में जैसे जीएसटी लगा हुआ है, जीएसटी में यही चीज़ रखी गई है, उन्होंने HSN कोड स्पेशल रखी है।
तो HSN कोड से पहचान हो जाती है ये चीज़ 12% की है या 18% की नहीं। पहले तो कुछ भी नहीं था, बाहर से 18% लाओ, आप यहाँ से 12 में बेच दो, उनको क्या पता लगता था, क्योंकि हर बंदा क्या करता था, अपना रिकॉर्ड दिखा देता था, ओपनिंग स्टॉक दिखाया, क्लोजिंग स्टॉक दिखाया। कोई आपके घर में आगे तो देखने वाला था नहीं कि कैसे आप सामान बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं अभी उनको क्या है, अगर 50,000 से ज़्यादा बिल है तो साथ में ई-वे बिल बना के भेजना पड़ता है, जो सामान जा रहा है एक्चुअल में बिल सही कटा है या नहीं कटा, इनवॉइस भी साथ होना चाहिए। नहीं होगा तो रास्ते में कहीं ना कहीं गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं। ऑनलाइन भी गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड पहुंच जाता है जब आप ई-वे बिल जनरेट कर देते हो। छोटी छोटी फर्म में तो जो बाहर से सामान खरीद के लाएंगे उन्होंने तो बाहर मार्केट में नॉर्मल वही रेट पे बेच देने हैं, उनसे अपना प्रॉफिट रखना है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो गड़बड़ होती है वो बड़ी बड़ी फर्म ने ही करनी है, तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि टैक्स ऑडिट करवाना भी ज़रूरी है। जब उनके टैक्स की अलग अलग चीज़ में चेक की जाती है, उनकी रिसिप्ट कितनी है, पेमेंट्स कितनी है, सारी चीज़ें लिखी हैं इन्होंने। इम्प्लॉई में कंसिस्टेंसी कितनी, मीन जो इम्प्लॉई एंट्री डाल रहे हैं वो लगातार कैसे एंट्रियाँ डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, या उनको नॉलेज है या नहीं है। टैक्स में यही चीज़ देखें, क्योंकि जो बंदे की ड्यूटी लगाई जाती है, अगर वो इम्प्लॉइज़ को टैक्स की नॉलेज नहीं है तो भी क्या एंट्री डालेगा, तो उसमें गड़बड़ निकल के आ सकती है। एक पॉइंट इन लिखा हुई क्वांटिटेटिव रिकॉन्सिलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। आपके पास इन्वेंट्रीज जो अपनी कंपनी में रिकॉर्ड्स है उसकी वैल्यूएशन वगैरह आप करते हैं या नहीं करते, मीन्स उनका प्रॉपर रिकॉर्ड बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। हर एक कंपनी ने अलग अलग मेथड रखे होते हैं स्टॉक के लिए, कोई फीफो मेथड यूज़ कर रहा है, कोई लिफो कर रहा है या कोई रेफो कर रहा है। मीन्स जो जो मेथड उन्होंने रखे होंगे उसका प्रॉपर रिकॉर्ड उनके पास है या नहीं है, भी ओपनिंग कितना था, इन आउट हुआ तो कैसे हुआ। कई बार कुछ बंडल में स्टॉक चला गया लेकिन हम उसकी एंट्री ऐसे ही एक पीस या 2 पीस में डाल देते हैं, वो सारी चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर उनके पास बोरिंग रीपेमेंट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ लोन्स, आपने कितने लोन लिए और कितने लोन दिए, उस बेस पे भी आपका टैक्स कई बार मैच कर। कुछ लोग क्या है लोन लेके ही अपना काम खत्म कर देते हैं, लेकिन वो टैक्स की एंट्री प्रॉपर दिखा ही नहीं पाती। कई बार ऐसे हुआ कि कंपनी क्या करेगी, हमें लगता है कि हमारा टैक्स ज़्यादा बन रहा है, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा खर्चे डाल दिए, पेमेंट्स बहुत ज़्यादा डाल दी, हमने एक्चुअल में वो पेमेंट्स की ही नहीं होती हैं। वो एंट्री बाद में क्या करते हैं, दिखा देते हैं कि हमने लोन लिया, एक्चुअल में वो लोन लिया नहीं होता, आपने बाद ऐसे ही बोल देते हैं कि हमने लोग पे खर्चे हैं। तो उन चीज़ों को भी वो प्रॉपर रिकॉर्ड में फाइंड किया जाता है। लास्ट में प्रायर और पीरियड एडजस्टमेंट। कई बार आप जो टाइम पीरियड में हमने एंट्री पास करनी होती है, लेकिन आप क्या किया, अगले साल वाली जो एंट्री होनी है उसको पहले ही हमने डाल के बाद में उसको हम जैसे हम बोलते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में छोड़ देते हैं कि इसके अगले साल पेमेंट्स कर देंगे, अपनी तरफ से बहुत सारे खर्चे दिखा दिए। एग्जाम्पल सैलरी पेएबल ऐसे ही मैं लिख दूँ, जबकि एम्प्लॉई को सैलरी दी हुई है, हम बोलेंगे कि सैलरी दी ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे डाल देते हैं। बोनस पेएबल, बोनस तो हर साल पे कर दिया जाता है। पेएबल का मतलब क्या होगा, अगर कंपनी लॉस में होगी तभी पे करना होगा ना, अगर तो कंपनी तो प्रॉफिट में चल रही तो लॉस पेएबल का मतलब ही नहीं बनता है। तो ऐसे कोई खर्चे जो पेएबल में डल जाते हैं तो उन चीज़ों का भी वो चेक करते हैं। अगर फ्रॉड निकल के आता है तो उनके ऊपर केस वगैरह भी आगे लग जाते हैं। अकेली चीज़ वो चेक करते हैं जिसमें हम उसको टैक्स ऑडिट बोल सकते हैं। एक इन्होंने लिखा है कोस्ट ऑडिट। कोस्ट ऑडिट भी आपको पूछेंगे तो 2 नंबर में ही पूछेंगे, इसका कोई 10 नंबर का तो बनता नहीं है। सिर्फ कोस्ट ही चेक की जाती है। मतलब कि मान लो कोई कंपनी कोई चीज़ बना रही है, एक्चुअल में कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ही कोस्ट ऑडिट होता है। उनको कोई चीज़ बनाने पे कितना खर्चा आ रहा है प्लस उस वैल्यू कितनी रख रहे हैं, उसकी एक्चुअल कॉस्ट फाइंड करने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं एक्चुअल कॉस्ट बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं, लेकिन होती है एक्चुअल कॉस्ट इतनी नहीं है। जब कॉस्ट का ऑडिट किया जाएगा तो उसको हम कॉस्ट ऑडिट बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ सकता है वो है ऑडिट एविडेंस। काफ़ी बार आपको आया भी है क्वेश्चन। ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या हो गया, ऑडिट का प्रूफ। कोई बंदा बोले मैं ऑडिट करके चला गया लेकिन प्रूफ क्या बना के गया, वो कोई ना कोई एक स्टेटमेंट बनाते हैं अपनी तरफ से, 15-15, 20-20, कई या तो 50-50 पेज की भी एक बुक ही बन जाती है। अकेली चीज़ उसमें लिखी जाती है। उन्होंने जो चीज़ें एग्जामिन की उसका क्या रिजल्ट निकल के आया, या कहीं पे कोई फ्रॉड निकले तो अलग से निकल तो लिखते हैं। मतलब जो चीज़ें वो चेक करते हैं ऑडिटर, वो सभी चीज़ का रिकॉर्ड्स बना के जाते हैं। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑडिट एविडेंस। इन्होंने लिखा भी है ऑडिट प्रोग्राम शुड बी टेक इनटू कंसिडरेशन द ऑडिट एविडेंस रिक्वायर्ड डिजायर्ड एज वेल एज द वेरियस डाटा गैदरिंग टेक्निक्स। अलग अलग जो उनके पास डाटा इकट्ठा करने के टेक्निक्स होंगी उनके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट्स बनती है उसको हम क्या ऑडिट एविडेंस बोलते हैं। ऑडिट एविडेंस जब भी इकट्ठा होगा तो उसमें कहता है आपके पास कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स या फिर रूल होने चाहिए। सबसे पहले इन्होंने लिखा है परसुएशन। परसुएशन का मतलब कि जो बंदा ऑडिट करने आएगा उसके बाद गुड जजमेंट होनी चाहिए अपने काम की। अगर मान लो हम किसी बंदे को, मैं किसी को उठा के बोल दूँ ये बंदा ऑडिट करेगा, उसको नॉलेज ही नहीं है अकाउंट्स की, तो फिर वो क्या करेगा। जो बंदा ऑडिट करने आ रहा है सबसे पहले तो उसको अकाउंट्स और गवर्नमेंट के जो रूल होते हैं, मीन्स लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। कौन सी चीज़ किस सेक्शन में आती है, कौन सी चीज़ सेक्शन से बाहर जाती है। अभी मुझे वो पता ही ना होता, हम किसी और बंदे से ऑडिट करवा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी।
तो ऑडिट एविडेंस में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि परसुएशन होनी जरूरी है, मतलब एक प्रोफेशनल बॉडी होनी चाहिए जिसको अपने काम की पूरी नॉलेज हो। सेकंड उन्होंने लिखा है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब कि उसके पास एक क्वालिटी होनी चाहिए, मीन्स हम कॉम्पिटेंट को यही बोल सकते हैं, क्वालिटी होनी चाहिए कि वो कोई भी प्रूफ इकट्ठा करने जा रहा है तो उसके पास एविडेंस इकट्ठे करने की कला होनी चाहिए। ये ना हो कि हमें उसको बोल दें कि हमारी कंपनी में ये प्रॉब्लम्स आ रही है, हमें लगता है यहाँ गड़बड़ है, वो फाइंड ही ना कर पाए। उसके पास कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए जिससे वो उस चीज़ को फाइंड कर सके। यूज़फुल, जब भी एविडेंस रिपोर्ट्स बनती हैं वो हमेशा कंपनी के यूज़फुल होनी चाहिए। ये नहीं कि पूरा ग्रंथ लिख के चले जाओ उसके बारे में कुछ पता ही ना, बंदा पूरी जैसे पेज हमारी बुक्स छपी होती हैं उसमें उन्होंने अलग अलग पॉइंट बनाए होते हैं, जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट्स या फिर बोल्ड कर देते हैं, उसके नीचे उसके नंबरिंग सिस्टम में या टेबल सिस्टम में कुछ ना कुछ डाटा बनाते हैं, हमें लगता है कि बुक पढ़ने में फ़ायदा है। अगर ऑडिट रिपोर्ट्स भी ऐसे बनती हैं अलग अलग नंबरिंग सिस्टम से, या कोई पॉइंट अलग अलग उन्होंने पॉइंट ऑफ आउट किए होते हैं, जैसे टेबल बना दिया या डाटा कुछ ऐसा बना दिया, तो वो यूज़फुल होता है, मीन्स इजीली बेस से पढ़ा जाता है। अगर मैं पैराग्राफ ही लिखता चला जाऊँगा, जैसे कोई मान लो हमने कोई लेख लिखने बोल दिया, फिर लिखो आपको बात 150 वर्ड्स में या 500 वर्ड्स में, तो वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो हमेशा जो रिपोर्ट्स होनी चाहिए वो यूज़फुल होनी चाहिए और उसके हमारे काम वाली चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको बोला गया पेपर में आया तो कुछ भी लिख के आ जाओ, भी पहली लाइन क्वेश्चन की लिख दी, उसके बाद दूसरी लाइन फिर उसके क्वेश्चन की लिखी, तीसरी में अपने मतलब से कोई कहानी लिखी और चल दी है, वो काम नहीं चलने वाला। तो ऑडिट रिपोर्ट्स में आपका जो डाटा होना चाहिए वो यूज़फुल होना चाहिए। फिर है रेलिवेंट। जब भी हम कहता कोई डाटा निकाल के लेके आएंगे ऑडिट एविडेंस में या रिपोर्ट्स में, जो डाटा है वो रेलिवेंट होना चाहिए, मीन्स आपने किस बेस पे वो डाटा निकाला है। जिस चीज़ का कोई फ्रॉड फाइंड किया, जब कोई पॉइंट आपको लगे भी आप पॉइंट ऑफ क्लियर करना चाहते थे, तो उनका कुछ बेस होना चाहिए, तभी कोई कंपनी में आप ऑडिट कर रहे हैं तो दूसरे बंदे से वो बुक्स का रिकॉर्ड्स मांग सकते हैं। जहाँ पे हमें कोई लगेगा भी यहाँ पे गड़बड़ हुई है तो उन बंदों को आगे फाइंड किया जाता है। अदरवाइज जो सभी चीज़ों पे टिक लगते चले जाता है, जो डाटा बना हुआ है वो ओके बना हुआ है। जब भी ऑडिट के एविडेंस निकालते हैं तो ऑडिट एविडेंस इन्होंने लिखा भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले लिखा है अनएथिकल। अनएथिकल का मतलब ये होता है जो भी डाटा निकल के आएगा वो रिलेशनशिप में होना चाहिए, कोई ना कोई प्रूफ जो बन के आएगा आपका उसके साथ रिलेशनशिप होना चाहिए। आप ऑडिट बना रहे हैं मान लीजिए टैक्स का, रिपोर्ट्स आपके बना के चले गई कंपनी के में, जो कंपनी में एम्प्लॉय है उनकी सैलरी की, तो वो तो कोई रिलेशनशिप बनता नहीं है। अगर टैक्स का ऑडिट निकला है तो आपको टैक्स के डाटा मिलता जुलता होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे अनएथिकल। फिर है डॉक्यूमेंट्री। जब भी एविडेंस हम बनाएंगे वो डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए। ये नहीं कि मुंह जुबानी बोल के हम किसी को भी चले जाएंगे आपकी कंपनी में ये प्रॉब्लम है आप खुद ही सॉल्व कर लीजिए। जो भी प्रॉब्लम आपने फाइंड की है वो रिटर्न में होनी चाहिए और कंपनी में सबके पास होनी चाहिए, मीन्स जो कंपनी का एचओडी हो गया या फिर कंपनी में जो शेयर होल्डर्स वगैरह हैं उनके पास होना चाहिए। फिजिकल। जब भी कंपनी में जो ऑडिट एविडेंस बनेगा वो फिजिकल होना चाहिए। फिजिकल मतलब जब रिटर्न प्रूफ होगा तो सबको वो कॉपीज सबमिट करवाई जाती हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने करवाया तो एक कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चली जाती है। अगर कंपनी जो शेयर कैपिटल वाली हैं उन्होंने खुद ऑडिटर हायर करके ऑडिट करवाया तो सभी जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको जनरल मीटिंग से पहले सबको एक एक कॉपी पहुंच जाती है, भी हमारी कंपनी ये प्रॉब्लम्स हैं या इनका ये ऑडिट करवाया उसका कोई फायदा या नुकसान जो हमें पहले से क्लियर हो जाता है। और लास्ट पॉइंट ये लिखा है टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल या फिर इसको हम कंपैरिजन भी लिख सकते हैं। जो ऑडिट रिपोर्ट्स बनती हैं वो हम कंपैरिजन करना चाहें अपने रिकॉर्ड के साथ तो वैसे होनी चाहिए। जो रिकॉर्ड्स मैंने जैसे आपको पहले बोला कि अगर टैक्स का बात किया गया तो वो टैक्स के डाटा के साथ मैच करती होनी चाहिए। जो फिगर हमने लिखी है उधर लिखी है प्रॉपर लिखी होनी चाहिए। जो डिफरेंस आ रहा है वो लिखे हैं, उस बेस कहाँ पे डिफरेंस आया वो पॉइंट आउट सारे लिखे होने चाहिए, मतलब वो कंपैरिजन इजी बेस पे किए जाएं। ये ना हो कि हम लिखे यहाँ पे हुए हैं और डाटा हमें मिल ही नहीं रहा बनेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो उसको हम इजीली बेस पे कंपैरिजन भी कर सकें। ऑडिट प्रोग्राम जब भी शुरू किए जाते हैं तो अलग अलग कहता है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से होते हैं। उनके लिए देखो क्या लिखा है, सब कौन कौन सी चीज़ें कहता देखी जाएंगी। सबसे पहले लिखा है इंटरनल बैंक अकाउंट्स रिकॉन्सिलेशन। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के जो अपने बैंक अकाउंट्स हैं जब भी ऑडिट होगा ये चीज़ हमेशा चेक की जाती है कि बैंक अकाउंट आपका मैच कर रहा है नहीं कर रहा। जब भी किसी कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी तो सबसे पहले यही देखा जाता है। कोई भी सीए होगा आपका क्लोजिंग बैलेंस जरूर चेक करेगा, भी आपका क्लोजिंग बैलेंस और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस वो मैच होना चाहिए। कोई कंपनी ये नहीं करती कि अपना अकाउंट्स उठाया लैपटॉप उठाया चलो बैंक में भी हमारा जो बैलेंस आ रहा है उसके साथ मैच कर लो। बैंक वाले कभी मैच नहीं करेंगे, आपको स्टेटमेंट लेके आनी पड़ेगी। जो एंट्री आपकी रहती हैं आपको पास करनी पड़ेंगी, उनके साथ बैलेंस दिखाना पड़ेगा। कई बार हम लोगों ने किसी को चेक इशू किए हुए हैं पास नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके खाते से पेमेंट निकल गई आपने एंट्री डाल के रखी हुई, तो उनकी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जब किसी चेक हमने रिसीव की है वो अभी तक हमारे पास एंट्री नहीं चढ़ी है तो वो सारी चीज़ें एडजस्टमेंट हमें करके ही ऑडिट करवानी पड़ती है। सेकेंड पॉइंट में लिखा है इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल चेक।
कंपनी के अंदर और कंपनी के बाहर या फिर दोबारा कंपनी के अंदर, जैसे कोई सामान आ जा रहा है, कोई एम्प्लॉई आ जा रहे हैं, एक्चुअल में उनकी टाइमिंग, जो काम वो कर रहे हैं, उनको सैलरी वगैरह जो मिली, जो काम किस बेस पे हो रहा था, वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं ऑडिट में। एक्सटर्नल इंटरनल बैंक स्टेटमेंट, बाहर से लोगों की स्टेटमेंट जो आती हैं, मतलब जो पार्टियाँ कंपनी के साथ जुड़ी हैं उनकी स्टेटमेंट, जो कंपनी के अपने डेप्टर्स हैं उनका सारा रिकॉर्ड्स प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। जिनकी लायबिलिटीज हमने पे करनी है उनका सारा रिकॉर्ड्स प्रॉपर तरीके से चेक होगा। एक्सटर्नल बैंक अकाउंट कन्फर्मेशन रिटर्न डायरेक्टली टू दी ऑडिटर्स, जो बैंक हैं कंपनी के उनका कन्फर्मेशन डायरेक्टर, वैसे तो ऑडिटर के पास पहले से ही आ जाता है। बैंक की एंट्री में पता है, जब हम डालते हैं कोई पैसा जमा करते हैं तो जैसे आपका कोई TDS का एक फॉर्म होता है, उसमें नीचे एक लग जाती है, हम उसको बोल सकते हैं, लेकिन उसमें आ जाता रिकॉर्ड भी पूरे साल में आपने इतना पैसा जमा करवाया है। तो CA आपको स्पेशली अपनी तरफ से पहले ही बोल देते हैं कि अपने रिकॉर्ड्स में मैच करो भी आपने पैसा इतना जमा करवाया या नहीं करवाया, अगर करवाया तो कम, ज़्यादा करवाया तो कैसे करवाया, कम बढ़ दी, ये सारे पॉइंट नोट आउट करने पड़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो रिकॉर्ड चला जाता है। बैंक में जब कोई एंट्री जमा होती है गवर्नमेंट के पास वो पॉइंट आउट क्लियर होते चले जाते हैं, रिकॉर्ड इकट्ठा होता चले जाता है। जब उनको लगता है भी हाँ बंदा कोई फ्रॉड कर रहा है तो अपना मोड पे केस लग जाता है उनके ऊपर। वेरियस टेक्निक्स आर यूज टू गैदर एविडेंस, कौन कौन सी टेक्निक्स कहता है यूज़ की जाती हैं एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, नॉर्मली बंदा खुद ये नहीं कि अपने ऑफिस में बैठ के ये ऑडिट कर देगा, उसको कंपनी में आना पड़ेगा, कंपनी में सारे रिकॉर्ड चेक करेंगे, फिजिकल डाटा वो फाइंड करेगा। कन्फर्मेशन, जिस चीज़ का उसको रिकॉर्ड लेना होगा उन सभी चीज़ों का कन्फर्मेशन होना भी जरूरी है, एक्चुअल में वो चीज़ उनके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन, सभी लोग जो है उसके साथ सहमत भी होने चाहिए, कोई भी डाटा कहाँ से लिया है और डाटा जब इकट्ठा करने के लिए जरूरत पड़ी तो किसी बंदे को एग्जामिन करना है तो वो बंदे की सहमति होनी भी चाहिए भी हाँ मैं डाटा देने के लिए रेडी हूँ। रिकैलकुलेटिंग, जब भी ऑडिट रिपोर्ट होगी वो रिकैलकुलेटिंग होनी चाहिए, मतलब जो डाटा टोटल आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाए हुए हैं वो सारे चेक होने चाहिए दोबारा। रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन का मतलब क्या है, सभी स्टेटमेंट्स आपके साथ मिलती जुलती होनी चाहिए, जो बैलेंस आप दिखा रहे हो दूसरी पार्टी को बैलेंस दिखाती होनी चाहिए, ये जरूरी होता है। अगर आपका बैलेंस मेल लेना, आपने मान लो दिखा दिया भी मैंने उस बंदे के इतने पैसे देने हैं, जो दूसरी पार्टी अपनी बैलेंस शीट बनाएगी उसमें उसका लिखा होना चाहिए कि मैंने उस पार्टी से इतने पैसे लेने हैं। अगर वो मैच नहीं होता तो केस लग जाता है दोनों कंपनीज के ऊपर, किसी एक कंपनी के ऊपर लगेगा, वो बोलेगा मेरा सही है, तो फिर दूसरी कंपनी को भी बुला लिया जाता है। तो ये चीज़ें मैच होनी चाहिए। इंक्वायरी, उसमें हमेशा कहता है इंक्वायरी होनी ज़रूरी है, जब भी आप ऑडिट इकट्ठा कर रहे हैं इंक्वायरीज होनी ज़रूरी है, कोई बंदा आपने कहाँ से डाटा इकट्ठा किया, कैसे किया, वो सारी चीज़ें पॉइंट्स होने चाहिए। इंस्पेक्टिंग, इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, सभी डॉक्यूमेंट जो है चेक किए जाएंगे, उनके ऊपर साइन होने चाहिए भी, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन किए हैं, तो ऑडिट ऐसे आप इकट्ठा कर सकते हैं, मीन्स उसका प्रूफ आप लेके आ सकते हैं। एक पॉइंट इन्होंने इसमें साथ ही लिखा है अकुमुलेटिंग एंड एवेल्यूटिंग एविडेंस, जो आपके पास कैसा डाटा एविडेंस निकल के आएगा उसको कैसे इवेल्युएट करते हैं, मीन्स उसको कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले उसमें पॉइंट देखते हैं कि वैल्यूएशन, जो भी आपने कहता आइटम उसमें इंक्लूड की हैं, जब उनमें फर्दर कोई पॉइंट लिखे हैं उनका वैल्यूएशन दोबारा किया जाता है, मीन्स उसको चेक किया जाता है भी एक्चुअल में जो वैल्यूज़ आपने पुट की हैं वो मैच करती हैं या नहीं करती हैं। जब कोई बार CA से लिख देते हैं कि ये डाटा दोबारा चेक करके लाओ तो हम तभी उस पर साइन कर सकते हैं, तो वैल्यूएशन होना ज़रूरी है। कंप्लीटनेस, जब भी कोई ऑडिट किया जा रहा है या कोई रिपोर्ट्स बना के और एविडेंस बना रहे हो तो वो कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि काम करते एक्स ऑडिट बना रहे थे अभी वो पूरा हुआ नहीं है, उठा के चलो भी पहले दूसरा ऑडिट करना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं है। जो काम आप कर रहे हैं तो उसको पहले कंप्लीट करके ही देना होगा। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ऑल ट्रांजैक्शंस और फाइल्स उसमें क्लासिफाइड होनी चाहिए कि किन किन चीज़ों को चेक करके हमारा रिकॉर्ड्स बना है। फिर है रेटिंग, जब भी कोई काम कर रहे हैं, जब मान ली फाइल्स, हमारे पास रेटिंग होनी चाहिए, कौन सी डाटा की लो रेटिंग है, किसकी मीडियम रखी है और किसी की हाई स्टैंडर्ड में रखी है। जब भी ऑडिट बनता है रेटिंग जरूर होती है, उसमें हर एक बंदे को रेटिंग दे दी जाती है जिनका डाटा किस बेस पे आया है। जहाँ कंपनी की रेटिंग पहले से हो रखी हो तो उनको ऑडिट करने में फ़ायदा होता है कि ये कंपनी में पहले से सही चल रही है। मैकेनिकल एक्यूरेसी, जब भी कोई डाटा इकट्ठा किया गया होगा उसके पास मैकेनिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या होगा, उनके पास रूल्स एंड रेगुलेशन अपने होने चाहिए, किस बेस पे वो डाटा इकट्ठा किया जाता है। जब हम अकाउंट्स में एंट्री डालते हैं तो उसकी एंड रूल्स हमें पता ही है, डेबिट दी क्रेडिट, क्रेडिट दी गिवर, जो भी चीज़ें रिसीवर जो है वो हमें पता है उसके रूल्स। लेकिन जब ऑडिट किया जाता है तो वो भी रूल्स होने चाहिए, ऑडिट किस बेस पे रूल किया जाता है। ये नहीं कि वो हमें कोई रूल्स पता ही नहीं तो ऑडिट हम किसी भी बंदे से करवा लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनालिटिकल एनालिसिस, जब भी कोई डाटा होगा एनालिटिकल एनालिसिस का मतलब होगा कि उसका एनालिसिस इजी बेस पे किया जा सके, कौन सा डाटा किसके साथ मैच करता है या कौन सा डाटा किसके साथ मैच नहीं कर रहा, वो सारे पॉइंट ऑफ क्लियर लिखे होने चाहिए, तो डाटा एविडेंस प्रॉपर तरीके से माना जाएगा। ऑडिटिंग इन डेप्थ, डेप्थ का मतलब क्या होता है, गहराई होता है। ऑडिट जो है गहराई से किया जाना चाहिए। गहराई का मतलब हम बोल सकते हैं कि जब आपको कोई एक पॉइंट ही बता देता है भी हमें जो लग रहा है कि हमारी कंपनी में यहाँ पे प्रॉब्लम है,
तो सिर्फ उस चीज़ का ही ऑडिट किया जाता है। वैसे तो ऑडिट सारी कंपनी में जितना रिकॉर्ड्स बना होता है वो तो होता ही होता है, लेकिन जब हम बोल दें कि स्पेशल हमें एक चीज़ ये तो चेक करवानी करानी है और प्रॉपर तरीके से चेक करवानी है, अकेली ट्रांजेक्शन उसमें चेक की जाए, तो उसको हम बोल सकते हैं ऑडिट इन डेप्थ। इसका बेस क्या होता है? सबसे ज़्यादा बेस का मतलब होता है, इसको टेस्टिंग बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन द टेस्ट चेकिंग। हमारा बेस होगा कि हम किस बेस पे चेकिंग कर रहे हैं। मुझे बोला जाए कि एम्प्लॉई की जो सैलरी में गड़बड़ होती है, तो मैं उसकी एम्प्लॉइज़ का इन आउट, कितने टाइम उनको ओवर टाइम दिया गया, किस बेस पे दिया गया, कि एक्चुअल में जो रेट उनको लगाए गए वो दिए गए कि नहीं। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है, आज के टाइम में देखा जाए तो ठेकेदारी सिस्टम बहुत ज़्यादा है। ठेकेदारी सिस्टम में बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती ही होती है। एम्प्लॉइज़ को पूछा जाता है एक्चुअल में क्या सैलरी मिली, कितना कमीशन मिला, वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। ऐसे ऑडिट को हम बोल सकते हैं कि ऑडिट इन डेप्थ। इन्होंने लिखा भी है, जब भी कहता है कि ऑडिट इन डेप्थ किया जाता है तो कौन कौन से प्रोसीजर देखे जाते हैं। सबसे पहले मिनट्स ऑफ डायरेक्टर मीटिंग्स टू एग्जामिन दैट द परचेज ऑफ मशीन इज द ऑडिटेड और नॉट। सबसे पहले मिनट्स देखे जाते हैं। मिनट्स का मीनिंग हमने पढ़ा था, जो जर्नल मीटिंग होती है उसमें क्या क्या चीज़ें बातें बोली जाती हैं, मीन जाके क्या क्या चीज़ें रिपोर्ट चेक की जाती हैं, उनका रिकॉर्ड्स होना चाहिए। ऑडिटर बोलता है कि मशीन हमने खरीदी, चेक कर मशीन के बारे में कोई डायरेक्टर पूछ ले, एक्चुअल में खरीदी गई या नहीं खरीदी गई, वैसे ही हमने लिखा हुआ है, सारी चीज़ें पॉइंट चेक कर सकती हैं। इंस्पेक्ट द कॉपी ऑफ परचेज ऑर्डर सेंट टू द परचेज ऑफ द मशीनरी। एक मशीनरी की इन्होंने एग्जांपल ली हुई है, कहता आपने कोई मशीनरी परचेज की है, सबसे पहले उसका मशीनरी परचेज करने के लिए उस बंदे को कोई ऑर्डर भेजा था या नहीं भेजा था, या ऐसी ही मशीनरी परचेज करके ले आए। चेक द इनवॉइस रिसीव्ड फॉर द सेलर, आपने बिल रिसीव किया नहीं किया, मशीन को एक्चुअल में इंस्पेक्ट किया नहीं किया, जो आपने बोले थे उनको भी कंडीशन होनी चाहिए मशीन में, वो कंडीशन हमें मिली या नहीं मिली, कितनी अमाउंट आपने सेलर को पेड की। कई बार अमाउंट बिल में कुछ और होती है, पे कुछ और की होती है, तो उसका रीज़न चेक किया जाता है। मशीन को इंस्टॉल किसने किया, या मशीन इंस्टॉलमेंट पे आपने ली है, वो सारे पॉइंट उसमें क्लियर होने चाहिए। कौन कौन सी एंट्री आपने बुक में पास की है। कई बार क्या होती है, मशीन को इंस्टॉल करने के लिए एंट्री अलग से डाल देती है, वो भी हम उसको फिक्स एसेट में डाली है या खर्चे में डाली है, वो सारे पॉइंट हमें उसमें देखने होंगे। और कंपनी में उस चीज़ का प्लांट का रजिस्टर भी होना चाहिए, हमारे प्लांट में क्या इन आउट हो रहा है। गेट भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी में देखा है, जो गेट पे गार्ड रखे होते हैं, उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं, कैसे जा रही हैं, किस चीज़ का सामान आया नहीं आ रहा, प्रॉपर रिकॉर्ड करके वो देना होता है उनको अंदर। अगर वो रिकॉर्ड नहीं होता तो कंपनी का कोई भी डाटा वैलिड नहीं माना जाता, उनको रिकॉर्ड बनाना जरूरी होता है। जब भी डेप्थ में ऑडिट किया जाएगा तो टेक्निक्स क्या होंगी, असर्टेनमेंट्स। सबसे पहले तो हमारे पास सिस्टम में चलाएंगे कि हमने इंटरनल चेक करना जरूरी होगा भी कौन कौन से पॉइंट हमने चेक किए। टेस्टिंग होनी जरूरी है, अलग अलग बुक्स या जिन लोगों को डिटेल में चेक करना तो उनका चेक होना जरूरी है। असेसमेंट, हर एक चीज़ का असेसमेंट होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जब आप कर रहे हो तो असेसमेंट लगाना भी जरूरी है कि डाटा एक्चुअल में हम सही फाइंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फायदे क्या होते हैं डेप्थ में ऑडिट करने के लिए, हमारा टाइम और एनर्जी भी बच जाता है। अगर आप पॉइंट आउट क्लियर करने जाओगे तो इजीली बेस पे आप कहता फटाफट डाटा फाइंड कर लोगे। अगर मैं ऊपर से ही बैठे किसी को पूछता चले जाऊंगा तो हमारे मन में डाउट रहते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल में सोल्व हुई या नहीं सोल्व हुई। वेल डिज़ाइन फ्रॉड, जो बहुत ही अच्छी तरह से फ्रॉड किए गए होते हैं डिज़ाइन करके, जो किसी को पता लगने का कारण ही नहीं होता, अगर ऑडिट डेप्थ में किया जाएगा तो वो फ्रॉड भी फाइंड हो जाते हैं। सक्सेस ऑफ टेस्ट चेकिंग, हम जब भी कोई चेकिंग करते हैं उसमें हमें क्या एक फ़ायदा ही मिलता है कि हमने जो चीज़ चाहे फाइंड करनी थी वो चीज़ को हम फाइंड कर ही लेते हैं। मोरल प्रेशर, हमारे ऊपर क्या एम्प्लॉइज़ के ऊपर जो मोरल प्रेशर किया जाता है वो पुट किया जाता है, तो उन चीज़ों को भी हम फाइंड कर लेते हैं। कई लोग क्या होते हैं एम्प्लॉइज़ को दबा के रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें, कोई नोटबंदी जब हुई थी तो बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया, अभी एम्प्लॉइज़ के खाते में ही पैसे डाल दिए अपना पैसा वाइट करने के लिए, जो ब्लैक मनी था हाँ एम्प्लॉइज़ के खाते में डाल दिए। बहुत सारी कंपनियों के एम्प्लॉइज़ ने तो पैसे लेके गायब हो गए, जिनके खाते में 5-5, 6-6 लाख डल गए। बोले चलो अभी आज के बाद तो ये कंपनी को देखना ही नहीं है, कौन पूछने वाला है, कोई निकलवाने वाला तो है ही नहीं। बहुत सारे एम्प्लॉय जिनको कुछ पता ही नहीं है तो वो दोबारा उस कंपनी में उन्होंने पैसे निकलवाने, आज तक भी वो लोग निकाल के देते हैं कंपनी में से पैसे। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे मैंने भी देखे हैं, कई बार आगे बात कर लेते हैं, तो आज तक भी वो कंपनी को किस्तों में पैसे दे रहे हैं। उसका मतलब क्या होगा, कंपनी लिख देती है हमने लोन दिया, किस बेस का लोन दिया एम्प्लॉयज़ को, आज तक तो कोई लोन देते नहीं। तो बहुत सारे ऐसे ऑडिट जब किया जाता है तो इन चीज़ों के बारे में फ्रॉड जो होते हैं वो फाइंड हो जाते हैं। ये फ्रॉड जो है वेल डिज़ाइन होते हैं, जो कोई बंदा सोच भी नहीं सकता, तो इसको डेप्थ में जब ऑडिट किया जाता है तो मिल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, रोल्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स। जो भी बंदे कंपनी में ऑडिटर बनेंगे, सबसे पहले पॉइंट इन्होंने ये लिखा है भी ऑडिटर कैसा होना चाहिए। ऑडिटर एक क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, उसके पास डिग्री होनी चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मल्ली उसके पास ये डिग्री होगी तभी उस बंदे को ऑडिटर माना जाता है। सीए बनने के लिए आपको पता ही होगा भी क्या करना पड़ता है, पहले तो सीए का एग्जाम पास करना पड़ता है। जब आपका एग्जाम पास हो जाएगा तो कम से कम 3 से 4 साल की ट्रेनिंग हमें एक सीए के पास लेनी पड़ती है।
एग्ज़ाम पास होने के बाद जब वो सीए लिख के देता है इसने प्रॉपर ट्रेनिंग ले ली है, तब जाके आपके पास सीए की आपकी अपनी स्टैम्प बनती है, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तब जाके आपको एक सीए कहलाए जाते हैं। अदरवाइज पहले तो सीए का एग्ज़ाम क्लियर करना ही बहुत टफ हो जाता है। जिसकी प्रॉपर प्रैक्टिस होगी अकाउंट्स में या गवर्नमेंट से जितने रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, तो वो क्योंकि ये नहीं कि जो पेपर पहले ही चले आ रहे हैं वही लगाते हैं, जितने रूल हर बार चेंज होते चले जाते हैं उसके बेस पे ही पेपर होते हैं। पिछला रिकॉर्ड्स भी साथ में रखते हैं, लेकिन उसमें सारे हमें सेक्शन भी देखने पड़ते हैं, किस सेक्शन में क्या होता है, किस सेक्शन में क्या होता है, वो सभी चीज़ें। जब वो पेपर क्लियर होगा तो 3 साल की 4 साल की वो सीए के पास ट्रेनिंग होती है। उस टाइम पे फिर ये सैलरी नहीं देखी जाती कि मैं इतने सैलरी में काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, वो सीए के ऊपर देना चाहे तो नहीं है। ट्रेनिंग की रिपोर्ट्स आपको मिलनी ज़रूरी है, और बेस्ट किसी भी सीए के पास हम 3-4 साल लगाएंगे तो हमें एक सर्टिफिकेट बना के देता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जब वो हम आगे सबमिट करते हैं तब जाके हमें क्या है, हमारा सीए का सर्टिफिकेट मिलता है कि आप एक्चुअल में भी सीए हो गए। तो इन्होंने यही बोला है, जो भी ऑडिटर होगा एक वेल स्टैंडर्ड मीन्स एक क्वालिफाइड ऑडिटर होना चाहिए, उसके बाद सीए की डिग्री होनी चाहिए, उसको टाइप्स ऑफ एविडेंस या फिर उसके बाद नॉलेज होनी चाहिए भी कौन सा डाटा हमने कैसे फाइंड करना है, अकाउंट्स को उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर कैलकुलेशन हर एक डाटे के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो कि कौन सा काम कैसे किया जाता है, या उसके पास पहले से ही कोई गोल होने चाहिए। अभी मेरी लाइफ में क्या, जब मैं किसी कंपनी में जा रहा हूँ तो क्या फाइंड करने जा रहा हूँ। ऑडिटर का मतलब ये नहीं कि कंपनी में गए और अपनी फीस लेके आ गए, पहले से एक उद्देश्य होना चाहिए, मैं कुछ फाइंड करके दूंगा तो भी मेरे को कंपनी जो है एक्चुअल में फटाफट पैसे मेरे पे करेगी। अगर कंपनी ने कुछ चेक करने के लिए बुलाया जाए, गवर्नमेंट ने आपको ऑडिटर हायर करके भेज दिया, गवर्नमेंट को लगता है किसी कंपनी में प्रॉब्लम्स है उसमें फाइंड करो, आप कुछ फाइंड ही नहीं कर पाए तो फिर वो गवर्नमेंट उसको पेमेंट देने में भी नेग्लिजेंस कर सकती है। लेकिन हमेशा ऑडिटर का एक गोल होना चाहिए तो कंपनी में क्या फाइंड करेगा। सेकंड पॉइंट में लिखा भी इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है होनेस्टी। जो भी कंपनी में ऑडिटर आएगा वो होनेस्ट होना चाहिए, किसी भी प्रकार का उसका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, या ऐसे नहीं है कि उसको किसी चीज़ की बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम है, जब उस चीज़ के बिना उसका चलता नहीं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं भी उनको समझ नहीं, तो कंपनी में गए ऐसे बंदे उनको मिल गए तो उनके साथ मिलके वो बस कंपनी का काम भूल गया, अपना ही इंजॉयमेंट करके अपना वापस आ गया, तो ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि कंपनी वालों ने बोला भी चलो आज शाम को आपको पैक पुक लगवाएंगे, आप चलिए आपको होटल में रहने को देंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऑडिटर जो है होनेस्ट होना चाहिए और उसको अपने काम के साथ पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। जो भी उसने प्रॉपर रिकॉर्ड बना के देनी है तो वो रिकॉर्ड बना के वो ज़रूर दे। प्लस उसके पास इंटेलिजेंसी भी होनी चाहिए, कोई भी डाटा जो फाइंड करना है तो इजीली बेस पे कैसे। एक है ऑब्जेक्टिविटी। जब भी कंपनी में कोई ऑडिटर आएगा उसके पास ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, मीन्स उद्देश्य होने चाहिए, किस बेस पे किन लोगों को वो कैसे वो फाइंड करेगा। ऑडिटर आने से पहले ये नहीं कि सबसे पहले बोलते हैं भी लाओ भी अपनी कंपनी के रिकॉर्ड्स में पहले चेक करूंगा, उनको बाहर से पहले से ही पता लग जाता है भी कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि जब ऑडिट करवाया जाता है तो पहले से बोल देते हैं, नहीं तो वो आपकी बैलेंस शीट्स वगैरह देख के ही पता लगा लेते हैं जो आपकी बैलेंस शीट बनी है जो आपके अकाउंट्स ने डाटा बना के दिए होगा तो किस बेट पे डाटा बना हुआ है, तो वो एंड देख के ही पहचान लेंगे। आपकी रिकॉन्सिलेशन वाली जो अलग अलग पार्टी की स्टेटमेंट देख के ही पहचान लेंगे, फिर वो फटाफट उस बेस पे डाटा निकलवाते हैं और डाटा का एंट्री फाइंड कर लेते हैं। फिर है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब कि जो भी ऑडिटर कंपनी में आएगा उसका रोल ये भी है कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सबसे पहला काम तो किसी और कंपनी के साथ उसका लिंक नहीं होना चाहिए, मीन्स अगर इस कंपनी में ऑडिट कर रहा है उसी सेम टाइम पे दूसरी कंपनी में ऑडिट नहीं करना होना चाहिए। जब किसी एक का ऑडिट हो रहा है तो उसी टाइम में सिर्फ एक कंपनी का ऑडिट होना चाहिए। प्लस उसका कोई रिश्तेदार नहीं होना चाहिए किसी कंपनी में। मान लो मैं किसी कंपनी में ऑडिट करवाने के अपने ही रिश्तेदार को बुला लिया भी ऑडिट कर दो, तो ऐसा ऑडिटर नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई उसका भाई बहन चाचा ताया कोई भी उस कंपनी में नहीं होना चाहिए। अगर चाचा ताया निकल गए तो बहुत पंगा पड़ जाता है, तो ऐसा ऑडिटर नहीं होना चाहिए। मान लियो फ्री ऑफ माइंड होना चाहिए, किसी भी बंदे को एग्जामिन करना चाहे तो इजीली बेस से कर सकता है। इन ब्रीफ इन्होंने सब कुछ लिखा है। कीपिंग व्हाट वर्क्स, जब भी कहता ऑडिट करेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, हमें इन्फॉर्मेशन रिस्क के बारे में क्लियर होना चाहिए, इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, जरूरी है। वही पॉइंट आगे उन्होंने साथ में आपके पास लिख दिए हैं। इंडिपेंडेंस नीड्स कई बार अलग से पूछ लेते हैं भी ऑडिट जब आप करवा रहे हैं भी ऑडिट में क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, प्लस इंडिपेंडेंस नीड्स क्या होती हैं। अभी सबसे का पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है इन्होंने, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, मतलब दिमाग से एक तो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर ऑडिट एक कंपनी में किया जा रहा है तो सिर्फ एक कंपनी का होगा, एक टाइम पे उसके पास दिमाग में ये नहीं कि उसके फ़ोन भी चल रहे हैं। पहले तो जब किसी कंपनी में ऑडिट होता है सब लोगों के फ़ोन ही बंद करवा दिए जाते हैं। मान लो किसी कंपनी के ऊपर रेड डल गई है, उनका डाटा बाहर से गवर्नमेंट खुद चेक करवा रही है, जितने एम्प्लॉयज़ उनके साथ जुड़े होते हैं, प्लस जो लोग खुद आगे ऑडिट करने आए होते हैं, और सभी के फ़ोन एक जगह से टेबल पे रखा दिए जाते हैं फ़ोन बंद करके।
जो लैंडलाइन फ़ोन होते हैं उनकी तारें निकाल दी जाती हैं, भी आराम से अब बैठ जाइए, अब सारे काले चिट्टे खुलेंगे। तो मतलब फ्री ऑफ माइंड कोई बंदा कॉल ना कर दे, कभी मैं बोलूँ चलो उस बंदे से कॉल करवा देता हूँ, मुझे जैसे हमें कोई चालान के टाइम पकड़ लेता है पुलिस वाला, मेरे लो अंकल से बात कर लो, जब मेरे घर से बात कर लो, जब कोई बीमार है ऐसा कुछ नहीं चलेगा। वो बोलते हैं बीमार है तो कोई बात नहीं, मरता तो मर जाए, आज ऑडिट करके ही जाना है, तो वैसा काम हो करके ही जाते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, मतलब कि अपीयरेंस का मतलब होगा किसी भी प्रकार का कोई सिग्निफिकेंस दिखाने वाला बंदा नहीं होना चाहिए, किसी भी मतलब कोई रिश्तेदार में आपकी कंपनी में नहीं होना चाहिए, जब कोई जान पहचान वाला बंदा नहीं होना चाहिए। अगर जान पहचान भी है तो सिर्फ कंपनी के बाहर की होनी चाहिए, फैक्ट्री में काम के रिगार्डिंग कोई जान पहचान नहीं होगी। जो बंदे ऑडिट करने आएंगे वो ऑडिटर फ्री ऑफ माइंड जो डाटा मांगेंगे हमें उनको देना होगा। ये नहीं कि वो आके बैठ जाएं, भी लाओ मैं चाय पानी पिलाओ हम ऑडिट करके चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अपीयरेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डज अफेक्ट परसीव्ड इंफॉर्मेशन रिस्क, कहता अगर आपके पास अपीयरेंस इंडिपेंडेंस ही अफेक्ट करती है, कोई बंदा किसी के साथ मिला जुला हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट में इफेक्ट हो सकता है। अगर इस बंदे को हम कुछ भी बोलें, मैं बात करवा के काम कर छुटवा दूंगा या पैसे दे दोगे निकलवा दूंगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हमेशा कहता इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, प्लस वो बंदे का फ्री ऑफ माइंड होना चाहिए। इंडिपेंडेंस इज एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट ऑफ द रेगुलेशन, रूल्स भी यही बोलते हैं कि जो बंदा आएगा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंस के बिना कोई बंदा कंपनी में काम या ऑडिट नहीं कर सकता। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हम ये भी मान के चलें जो इंटीग्रिटी है मीन्स ऑनेस्टी, जो ऑब्जेक्टिव हैं और इंडिपेंडेंस, कई बार ये इकट्ठे नहीं कर पाते हैं लोग, तो और चीज़ों को जरूरी है कि तभी जब भी ऑडिटर होगा तो ये सभी चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, एक तो ऑनेस्ट होना चाहिए, प्लस उसके पास ऑब्जेक्टिव भी होने चाहिए, प्लस और इंडिपेंडेंस भी होगी। कई बार बहुत बंदे ऐसे लोगों को फाइंड कर लेते हैं कि ऑडिट ही करवाना है, ऑडिट करवा के खत्म करो काम, लेकिन ये ऑडिट में कहता जरूरी नहीं है। जब भी कोई ऑडिट होगा ऑडिटर के रोल्स ये होने चाहिए, ऑडिट में ये सारी चीज़ें उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और जो ऑडिटर आएगा एक प्रोफेशन होना चाहिए, उसको अपने प्रोफेशन को संभाल के रखना है, ये चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि जो बंदा ऑडिटर बना है, अगर गलत रिपोर्ट निकल के आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं से फाइंड कर लिया, जब कोई फ्रॉड निकल के आ गया, जैसे मैंने बोला भी सीए साइन जब करते हैं तो सारी जिम्मेवारी किनकी होती है, सीए की हो जाती है। जब कल को कहीं जवाब देना होगा तो सीए ही जवाब देते हैं। सेम ऑडिटर भी वैसे ही होते हैं, जब उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट्स आपकी बना के दी हैं, कहीं पे कोई गड़बड़ हो गई तो उनका जो प्रोफेशन है वो भी जा सकता है। तो उनको अपना ये भी ध्यान रखना होगा कि जो प्रोफेशन है उसको संभाल के रखना है, तो आपकी जो प्रोफेशन की छवि खराब ना हो, तो ये जरूरी है कि वो इंडिपेंडेंस होनी जरूरी है।